हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में समझा था। तो परिभाषा तो भी वही चलेगी भाई, किसी भी बंद परिपथ से जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र बदलिए। कैसे बदल रहे थे आप कि किसी छड़ चुंबक का विस्थापन कर रहे थे कुंडली के सापेक्ष, तो उस बंद परिपथ या कुंडली में विद्युत धारा पैदा हो जाती थी। इसका हमने आप लोगों को वीडियो भी दिखाया था। तो एक बार बस 2 सेकंड के लिए आपको वीडियो दिखा करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कुंडली है, इस कुंडली के सामने, तो उस दिखाई गई कुंडली के सामने अभी जो छड़ चुंबक है वो आगे या पीछे की तरफ गति करेगी, तो उसके चलते उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होगी। ठीक है जी। क्योंकि कुंडली से जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। अब ये फिगर आपके सामने आ चुका, देखिए जैसे ही छड़ चुंबक आगे पीछे हुई तो इसमें विद्युत धारा प्रेरित हुई। यदि हम उल्टा करते, क्या चुंबक वहीं रखते, कुंडली को इसके आसपास, इसके पास और दूर ले आते, तब भी विद्युत धारा प्रेरित होती। तो ये हम सब आपको पिछले टर्न पे बता चुके हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे जो कि पेज नंबर 235 पर है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा हिस्सा देखेंगे। इसमें हम छड़ चुंबक की गति नहीं कराएंगे, बल्कि में 2 कुंडलियां पास पास रख देंगे। किसी एक कुंडली में धारा को ऑन ऑफ करेंगे, कुंजी को दबा करके। जैसे होता नहीं, घर में भी पंखा चलाना है कि टीवी चलाना है तो एक बटन होता है, उस बटन को हम दबाते हैं, तो वो एक तरह से कुंजी का ही काम कर रहा है, जो परिपथ को ऑन या ऑफ, यानी परिपथ को लगातार रास्ता देता है धारा के लिए या फिर उसको तोड़ देता है। ठीक है जी। तो आप सभी लोग अपना पेज नंबर 235 निकाल लीजिए। पेज नंबर 235 का जो चित्र दे रखा है आपको, कौन सा, 13.17। तो चित्र संख्या, चित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिगर। तो चित्र संख्या 13.17 और पेज नंबर 235 अंदाजा मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके का है। ठीक है जी। तो आज हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का हिस्सा है, पर इसमें छड़ चुंबक की गति नहीं कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 कुंडली रख देंगे, नाम है 1 और 2। ठीक है। इनको कई जगह आपको ऐसे भी दिखाएगा, प्राथमिक कुंडली, और ये कहलाएगी तुम्हारी द्वितीयक कुंडली। तो वो है आपकी प्राथमिक कुंडली और ये है आपकी द्वितीयक कुंडली। तो वो करेगा क्या कि प्राथमिक कुंडली में धारा को बार बार क्या करेगा, ऑन ऑफ। तो जैसे जैसे वो धारा को ऑन ऑफ करेगा, द्वितीयक कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। क्यों बदलेगा? अरे भाई आपने परिनलिका पढ़ी है ना। परिनलिका में क्या था कि भाई परिनलिका में जब भी यही तो सिखाया था कि जब भी धारा बहाओगे तो परिनलिका खुद ब खुद एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है कि उसके अंदर इस तरीके की चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, द्वितीयक कुंडली ये महसूस करेगी कि इससे जुड़ा हुआ चुंबकीय रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि जब इसमें धारा दोगे नहीं तो यहां पे कितनी चुंबकीय बल रेखाओं की, 0। पर जैसे ही धारा चालू की, यानी सर्किट को आपने ऑन किया, तो कई सारी चुंबकीय रेखाएं अब इससे गुजरने लगेगी। तो जैसे ही गुजरने लगेगी, ये क्या महसूस करेगा, द्वितीयक कुंडली क्या महसूस करेगी कि उसके अंदर से अब चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे हैं? तो जब भी किसी कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन होता है, तो वो द्वितीयक कुंडली से जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर विस्थापन देने लगता है, यानी वो कहता है कि नहीं भाई, अब यहां पर करंट बहना चालू हो गई है। ठीक है जी। तो वही चित्र संख्या 13.17, उसमें मैं फिर से इसको लाइन से जो बोला है उसको समझा रहा हूं। एक को आप लिख लीजिएगा प्राथमिक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में कुंजी को ऑन ऑफ करेंगे तो 2 का मतलब क्या हो गया, द्वितीयक कुंडली से जुड़ा गैल्वेनोमीटर में धारा बहने लगेगी, यानी कि उसकी सुई का विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही कुंडली 1 की कुंजी को ऑन ऑफ करते हैं तो कुंडली 1 जो है वो परिनलिका की भांति चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा
तो वही कहानी आपको बताई थी, पंखे या कूलर के बिल्कुल मुंह पर जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा धारा या वायु की ज्यादा धारा महसूस होगी। तो यहां पे जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा इसको ऑन करने पर, तो इसको क्या लगेगा कि मेरे पास हवा की धारा यानी चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं। तो जैसे चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं तो ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का हमने आपको बताया ही है कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित होती है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र का बदलना दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप छड़ चुंबक की गति करा लें या फिर छड़ चुंबक को वहीं रखें, कुंडली की गति करा लें। अरे कूलर पंखे की तरफ या तो मैं अपना मुंह लेके चला जाऊं या मैं वहीं रहूं, कूलर पंखा मेरे पास आ जाए, तो इन दोनों स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। ठीक है जी। तो एक रास्ता तो ये था। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि अब की बार छड़ चुंबक नहीं है पर खुद ये परिपथ एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। कब ये चुंबक कब बन जाएगा? जैसे ही इस कुंजी को ऑन करोगे। कब ये चुंबक नहीं रहेगा? जब इस कुंजी को आप ऑफ कर दोगे। तो जैसे इसको ऑफ कर दोगे इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा ही नहीं हुआ तो ये कहेगा मेरे को तो कोई चुंबकीय क्षेत्र मिल ही नहीं रहा, तो ये कहेगा मेरे को शून्य चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। जैसे ही ऑन करोगे अब इसको अशून्य चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, यानी इससे चुंबकीय क्षेत्र में तो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बदल गया, या तो छड़ चुंबक की गति से, नहीं तो प्राथमिक कुंडली में धारा को बदलने से भी द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है। इसमें जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लें या उतार लें। तो ये सब नोट कर लीजिए। पेज नंबर 235 मैंने बता ही रखा है, तो आप पेज नंबर 235 अपनी किताब का पृष्ठ खोल के तो ये जो सिद्धांत है कि द्वितीयक कुंडली से जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र जब भी बदलेगा तो द्वितीयक कुंडली में धारा प्रेरित होगी। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए, द्वितीयक कुंडली से संबद्ध, संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, इंग्लिश में बोले तो लिंक्ड। तो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र को मैं बी लिख दे रहा हूं। तो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र जब बदलता है तो उसमें किसमें? द्वितीयक कुंडली में, तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस सिद्धांत पे कौन कौन काम कर रहा है? तो इस सिद्धांत पे तुम्हारा ट्रांसफार्मर, यहां तक कि जो तुम्हारा मोबाइल का चार्जर है ना, वो भी इसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो फैराडे साहब ने दिया वो एक विज्ञान का, भौतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो दिनचर्या में जो भी बिजली आ रही है, मोबाइल चार्जर है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत जनित्र है, सब कुछ, जनरेटर है, सब इसी के उदाहरण है। आइए तो थोड़ा समझते हैं ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा होगा। ट्रांसफार्मर को इस तरीके से दिखाया जाता है, एक चौकोरफ्रॉन, ठीक है जी। अब जो गली मोहल्ले के बाहर की तरफ होगा ना, जो स्टेशन कहलाते हैं, जो बड़े बड़े, जहां पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होंगे, बिजली का स्टेशन होता है, तो वहां पर क्या होता है 11,000 वोल्ट पे बिजली आती है। पर तुम्हारे घर पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 220 वोल्ट की आती है। तो घरों पर तो ये हो रहा है, और जो बगल में स्टेशन होगा तुम्हारा, बिजली घर बने होते हैं छोटे छोटे से, है ना, तो बिजली घर के सब स्टेशन वगैरह होते हैं,
तो घरों में जाने से पहले ये एक ट्रांसफार्मर जो होता है, ये उस 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में, तुम्हारे घर की सारी चीजें जो होती हैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करती हैं। ये भी एक काम की बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को आगे भी किसी न किसी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। तो तुम्हारे घर के जो भी बिजली, पंखे, टीवी, एसी, ये सब जो भी होते हैं, या इवन मोबाइल का चार्जर भी कितने वोल्टेज पे काम करता है? 220 वोल्ट पर, और उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है जी। तो किसी गली मोहल्ले के बाहर यदि कोई बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होगा, तो वो बड़ा ट्रांसफार्मर करता क्या है? 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदलता है। फिर आप बोलोगे सर इतना हाई वोल्टेज क्यों भेजा? अरे भाई, उच्च वोल्टेज पे बिजली घर से विद्युत ऊर्जा को भेजना ही पड़ता है, क्योंकि उच्च विभव पर भेजने पर ही उसमें पारेषण क्षति यानी ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसा विज्ञान का नियम है। अभी तो सिर्फ आप याद ही रखें। तो बड़े बड़े बिजली घरों से जब दूर दूर शहरों में बिजली भेजी जाती है, तो वो उच्च वोल्टेज पे भेजते हैं, जिससे कि उसमें जो हानि यानी क्षति जो होती है वो कम से कम होती है। पर ये 11,000 वोल्ट यदि हमारे घर में आ जाए, तो सारी टीवी, पंखे सब फूंक जाए, तो घर में आने से पहले उनको वोल्टेज को कम किया जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। अपचाई मतलब घटाने वाले। कैसे घटा देंगे? देख रहे होंगे यहां पर कुंडली की संख्या ज्यादा है, यहां पर कुंडली की संख्या कम है। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। कम घेरे होंगे तो उसमें वो धारा को भी कम ही गिनेगा। ठीक है जी। तो नहीं समझ में आया तो बस ये समझ लें कि इसमें घेरे की संख्या कम होती है, तो इसमें कम घेरे, कुंडली में कम घेरे दिखाए मैंने। तो कम घेरे जब भी कर देंगे, कम घेरे करने से कम धारा आएगी, तो होने पर कम घेरे किसमें? वही द्वितीयक में। तो द्वितीयक में कम घेरे होने पर वो वोल्टेज को कम कर देता है। तो द्वितीयक कुंडली में, है ना, द्वितीयक कुंडली में यदि कम घेरे होंगे तो वहां पर कम धारा होगी। कम धारा होगी तो उससे जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। कम चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा तो कम वोल्टेज पैदा होगा। ठीक है जी। तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। घरों के अंदर 220 वोल्ट ही आता है, जबकि बिजली घर से 11,000 वोल्ट चलता है। तो इसको घटाने के लिए आप अपचाई ट्रांसफर, है ना, अपचाई मतलब घटाने वाला, इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कि द्वितीयक कुंडली में कम घेरे होते हैं। मोबाइल चार्जर की भी यही कहानी है। अब तुम्हारे घर पे तो आ गया 220 वोल्ट, तुमको मोबाइल को चार्ज करना था, तो घर में तो आ गया 220 वोल्ट, पर बेचारा मोबाइल तो नन्ही सी जान, छोटी सी, उसमें छोटे छोटे सर्किट लग रहे हैं। तो उस मोबाइल के अंदर जो लिथियम बैटरी होती है, उसको चार्ज करने के लिए लगभग 4 वोल्ट की ही आवश्यकता होती है। तो फिर से वही 220 वोल्ट को क्या करना है आपको? 4 वोल्ट पे लाना है। तो फिर से घेरे की संख्या इसमें कम होगी। तो द्वितीयक में, यानी द्वितीयक कुंडली में, यानी नंबर 2 कुंडली में बहुत कम घेरे रखेंगे, कम घेरे रखते हैं। तो कम घेरे रखेंगे तो बहुत थोड़ा वोल्टेज मिल जाएगा। थोड़ा वोल्टेज ही मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है जी, मदरबोर्ड शब्द से आप परिचित होंगे, कंप्यूटर वगैरह में भी होता है। आजकल तो मोबाइल ही कंप्यूटर के बराबर ही काम कर रहे हैं। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको मदरबोर्ड कहते हैं। तो मदरबोर्ड के जो सारे अवयव होते हैं वो सब काफी लो वोल्टेज पे काम करते हैं। तो विद्युत जनित्र, ट्रांसफार्मर, मोबाइल चार्जर, ये सब किसकी देन है? आपके फैराडे साहब की देन है, जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि द्वितीयक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र को जब भी बदलोगे तो द्वितीयक में एक धारा प्रेरित हो जाएगी। अब धारा या वोल्टेज आपको हाई चाहिए, ऊंचा चाहिए, तो उसमें घेरे की संख्या बढ़ा देना, कम चाहिए तो उसमें घेरे की संख्या कम कर देना। ठीक है जी। तो इन सब में जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप उतार लीजिए। फिर मैं आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तब तक आप आपस में डिस्कस करिए और इसको उतारिए।
तो उम्मीद है बच्चों आपने पेज नंबर 235 और मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ों को नोट कर लिया हो अब तक। तो इसी को हम थोड़ा और आगे देखते हैं। तो फाइनल रिवीजन यही है। फाइनल रिवीजन क्या है कि सबसे पहले तो हमने क्या सीखा, एक कुंडली थी, कुंडली में गैल्वेनोमीटर लगा लिया था और फिर उसके सामने एक चुंबक की गति कराई। तो या तो कुंडली की गति करा लो या फिर चुंबक की गति करा लो, ठीक है जी। तो या तो कुंडली को चुंबक की तरफ ले आओ या चुंबक को कुंडली की तरफ ले आओ, तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो गई। फिर दूसरा भी अभी हमने क्या सीखा, वो ट्रांसफार्मर वाली बात कि दो कुंडलियां हैं, ठीक है जी। तो एक में यदि हम धारा को ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हुआ वो द्वितीय कुंडली में खुद ब खुद धारा को प्रेरित कर देता, ठीक है जी। तो इन दोनों वजहों से उत्पन्न जो धारा उसको प्रेरित धारा कहते हैं और इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जो कुछ भी सिखाया उसकी अभी ये पेज समरी हो गया। फिर हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देखेंगे। ठीक है बच्चों, उतार लिया आपने। अब मैं थोड़ा सा प्रेरित धारा की दिशा आपको बताने जा रहा हूं। तो आप हेडिंग क्या डालें, प्रेरित धारा की दिशा, कि किस तरह से प्रेरित धारा की दिशा निकालें। तो प्रेरित धारा उन कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से वो पैदा हुई। तो जो प्रेरित धारा पैदा होगी वो हमेशा उन कारणों का विरोध करेगी जिसकी वजह से वो पैदा हुई। ठीक है, इसको अब हम जरा उसमें समझते हैं। तो लिख लें, प्रेरित धारा की दिशा कैसे निकलेगी कि प्रेरित धारा हमेशा उन कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से वो पैदा हुई। आइए अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कुंडली बना लेता हूं। ये उसका बाहर का हिस्सा है, ये डॉट डॉट, ये फिर कुंडली के बाहर का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, ये बाहर का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, ये कुंडली के बाहर का हिस्सा, ये उसके पीछे का हिस्सा। ऐसा करके फिर अपन यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। ठीक, ये अपन ने बंद परिपथ कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक उत्तरी ध्रुव इसके पास लेके आते हैं। ठीक है जी, उत्तरी ध्रुव इसके पास लेके आए तो आपको क्या करना है, उत्तरी ध्रुव का विरोध भी करना है। बात को समझिए। तो क्या कर रहे हैं आप, उत्तरी ध्रुव पास लाए, किसका, छड़ का, छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास लाए तो कुंडली में भी, कुंडली कौन है, ये है कुंडली, तो कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव ही बनेगा। क्यों, ये सब आप इस प्रकृति से परिचित होंगे कि दो समान ध्रुवी एक दूसरे का विरोध करते हैं। इस लाइन को लिखिए और जरा मन में दोहराइए। तो कुंडली की तरफ हम उत्तरी ध्रुव लेके आ रहे हैं तो कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव ही बनेगा, तभी उत्तरी ध्रुव का विरोध करेगा। लिखिए इसको। तो आज ये कुंडली है और इस कुंडली की तरफ हम एक उत्तरी ध्रुव लेके आ रहे हैं तो इस कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव ही बनेगा।
तो उत्तरी ध्रुव कैसे बनेगा? तो दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम बताया था कुछ। तो दाएं हाथ का आपको जो अंगुष्ठ नियम या मैक्सवेल स्क्रू रूल बताया था, उस समय पर ये बात बताई थी कि इसमें भी तुम्हें क्या पैदा करना है? उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव किधर माना जाता है? जिधर चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। यानी कुल मिलाकर अंगूठा ही हमारा उत्तरी ध्रुव का काम करता है। अंगूठा किसका? दाएं हाथ का। तो ये सब मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो करता हूं। देखो, तो अंगूठा किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र को। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से निकलता है? हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलता है, ये आप सब जानते हैं। तो यहां से उत्तरी ध्रुव निकला तो ये कहेगा मैं भी विरोध करूंगा कि भाई फिर तो इधर इसकी भी चुंबकीय रेखाएं इधर निकलेंगी। अरे भाई, दुश्मन तुम्हारी तरफ तीर चलाएगा तो तुमको भी तो तीर चलाने पड़ेंगे ना। रामायण देखते हो कि नहीं देखते? राम ने तीर चलाया तो रावण ने भी चलाया, समझ रहे हैं? या उल्टा, रावण ने तीर चलाया तो राम जी ने भी चलाया। तो ये उत्तरी ध्रुव बना है, तो ये भी उत्तरी ध्रुव बनेगा। यानी अंगूठा इस तरफ होना चाहिए, अंगूठा इस तरफ होना चाहिए। तो जैसे अंगूठा हमने इस तरफ किया तो जरा देखिए मेरे नाखून या उंगलियों का मुड़ाव सीधे दाएं हाथ के लिए जरा समझिएगा। तो दाएं हाथ लगाइए, अंगूठा और इस तरह की उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत मोड़िए। अंगूठा किधर हुआ? क्योंकि यहां पर भी उत्तरी ध्रुव बन रहा है। तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं उधर ही उत्तरी ध्रुव या अंगूठा माना जाता है। तो देखिए मेरी नाखून किस तरफ आ रहे हैं? आपकी तरफ। तो इस तरह से धारा बनेगी। यानी इधर से देखने पर ये हुई, इधर से जब देखूंगा तो ये हुई मेरी घड़ी की उल्टी दिशा, वामावर्त। तो वामावर्त हो गई, तो ये धारा यूं करके, समझ रहे हैं, यूं जाती है, ठीक है। तो पीछे से होती हुई फिर ये आगे आ रही है, फिर पीछे से जाती हुई फिर ये आगे आती है, फिर पीछे से जाती हुई, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है, इस तरीके से। तो उत्तरी ध्रुव इधर लाने के लिए धारा की दिशा इधर से देखने पे इस तरह से होगी धारा, है ना जी। तो ये जैसा हमारा कुंडली है, ये मैं उत्तरी ध्रुव लेके आया तो इसमें भी उत्तरी ध्रुव बनेगा, इसमें उत्तरी ध्रुव बनेगा। तो जैसे ही मैंने उत्तरी ध्रुव की अंगूठा किया तो देखिए धारा इस तरह से होगी। तो ये मेरे नाखून किधर दिखा रहे हैं आपको? ये नाखून क्या दिखा रहे हैं? वामावर्त, घड़ी की उल्टी दिशा। इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए। अपने पास में कोई इस तरह का गोला रखिए, तब जाके आपको बात समझ में आएगी। तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र होगा उधर ही अंगूठे का दाएं हाथ का अंगूठा रखना है और उसी को हम उत्तरी ध्रुव मानेंगे। तो दाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को ही बताता है और मुड़ी हुई उंगलियां धारा को बताती हैं। ये हमेशा रिश्ता उल्टा होता है, कभी ये धारा बन जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, या फिर ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा तो ये धारा बन जाएगी। पहले भी बताया हुआ सब आपको। यदि यहां दक्षिणी ध्रुव लाते तो इसमें भी दक्षिणी ध्रुव बनता, और दक्षिणी ध्रुव बनता तो इसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती। तो यह भी एक सही तरीका है। दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणावर्त दिशा बनती है, उत्तरी ध्रुव से वामावर्त बनती है। कितना अच्छा रास्ता है। तो दक्षिणावर्त धारा होने पर दक्षिण ध्रुव बनता है। हिंदी में तो बहुत ही सटीक आपको दे रखा है। और वामावर्त धारा होगी तो उत्तरी ध्रुव बनेगा। तो कम से कम दक्षिण से दक्षिण तो याद कर लो। तो दक्षिण ध्रुव बनाने के लिए दक्षिणावर्त धारा होगी, तो इसका मतलब उत्तरी ध्रुव लाने पे वामावर्त धारा होगी। वामावर्त को इसका मतलब उत्तरावर्त कह सकते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी है, पर किताबों के अंदर वामावर्ती बोला जाता है, पर उत्तरावर्त भी सही शब्द है। तो उत्तरावर्त यानी घड़ी की उल्टी दिशा। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा हिस्सा था, जिसमें कि एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र को बदलने पर उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती थी। फिर उससे हमने ट्रांसफार्मर, मोबाइल चार्जर वगैरह सीखे। फिर प्रेरित धारा की दिशा निकालनी भी सीखी। अभी आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बच रहा है और एक जनरेटर बच रहे हैं, जनित्र, विद्युत जनित्र बच रहे हैं। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक।
ठीक है, तो अभी तक आप इसका प्रैक्टिस करिए, अपनी किताब को पढ़िए, तो अगले टर्न पर आपको फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और जनित्र पढ़ाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट लाइफ से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।